जी, हमारे दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरीज, ट्रेजरर आसन पर अपना स्थान ग्रहण करें। बलवीर जी, आदरणीय बलवीर दत्त जी, पद्मश्री बलवीर दत्त जी, सागर भुक्के जी, हमारे दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरीज अपना स्थान ग्रहण करें। रमणी जी, समय लगवाएं। जितने भी पदाधिकारी मंचासीन होने आपको पता है तुरंत मंच में आए, समय बहुत कम है। मंत्री जी का और भी कार्यक्रम है। सभी से आग्रह करते हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की अनुमति से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आ जाए, दीप प्रज्वलन करें। आ जाए, आप आ जाए। बलवीर दत्त जी आ जाए। तत्काल इस बीच में मैं बताना चाहता हूं कि पीटीआई फेडरेशन के इस एजीएम में श्री गडकरी सर को बताना चाहता हूं कि फेडरेशन की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो हमारा एजीएम है एनुअल, इसमें हम मीडिया के विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। सामने सामने आ जाए सारे लोग, जिससे फोटो भी आ जाए और सर भी देख सकें। सामने की तरफ जिसके में मीडिया के विषयों पर सर हम लोग चर्चा करते हैं और 3 दिन की अपनी इस कॉन्फ्रेंस में तालियों के साथ स्वागत करें तालियों के साथ स्वागत करते रहें। और जो लोग दीप प्रज्वलन के लिए अपना स्थान भी ग्रहण करें, से कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। बलराम जी से हमारा अनुरोध है कि वो तैयार रहें उद्घाटन भाषण के लिए। सर, इस कार्यक्रम में हम लोग 3 दिन के कार्यक्रम में पहले दिन अपने 4 सेशन में मीडिया के विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं कि क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों पर विचार विमर्श कर ये बात सामने रखते हैं देश के सामने कि किस तरह से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि हमारे जुलाई 2018 के कार्यक्रम में आप मुंबई में शामिल हुए थे। हम लोग इसके लिए आभारी हैं और उस कार्यक्रम में आपने हम लोगों को नई दिशाएं भी अपनी तरफ से मीडिया के क्षेत्र में क्या हो सकती हैं बताई थी और साथ में हमारे साथ एक इंटरेक्शन भी, मीडिया इंटरेक्शन भी किया था। मैं चाहता हूं कि आज भी इस कार्यक्रम में तय कार्यक्रम के अनुसार उद्घाटन भाषण देंगे हमारे माननीय महासचिव श्री बलराम सिंह दहिया जी। उसके बाद आपका संभाषण होगा कार्यक्रम में। आज का विषय है मीडिया एंड एक्टर आर डिफेक्टर इन डेमोक्रेसी। मीडिया देश का निर्माता है या विध्वंसक की भूमिका में है। एंड एक्टर आर डिफेक्टर इन डेमोक्रेसी। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप अपना मत व्यक्त करें और हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन परिस्थितियों में इन चुनौतियों का हम सामना कैसे कर सकते हैं, इस पे हम लोग इसकी रूपरेखा तय करेंगे और समाज में ये बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति में तय की गई। सभी साथियों से आग्रह है कि वो अपने सीट पे अपना स्थान ले लें और अब कार्यक्रम की फॉर्मल हम शुभारंभ करते हैं। कृष्णम वंदे जगतगुरुम। इस वाक्य के साथ मैं आमंत्रित करूंगा श्री बलराम दहिया को, जो महासचिव है फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियंस के, कि वह अपना उद्घाटन भाषण दें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो और उद्घाटन भाषण के बाद ही हमारे मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी का संभाषण होगा और कुछ चंद सवालों के साथ उनकी अनुमति से हमने एक मीडिया इंटरेक्शन भी करनी है जो हम करेंगे। श्री बलराम सिंह दहिया जी, तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करें उद्घाटन भाषण के लिए। माननीय केंद्रीय मंत्री
श्री नितिन गडकरी जी, मंच पर आसीन पद्म श्री बलबीर दत्त जी एवं फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष जो कोलकाता से आए हैं अतनु पाल जी, चेन्नई से आए हुए हमारे संयुक्त सचिव रमणी जी, दिल्ली से आए संयुक्त सचिव के जॉनसन जी व मुंबई से हमारे फेडरेशन के कोषाध्यक्ष श्री सागर बुर्के जी, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महामारी का दौर दोबारा से शुरू हुआ, इस वजह से हमारे जो दूसरे ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, सह सचिव थे राजू नायक जी, वो उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव निकले। इस वजह से महाराष्ट्र से जो हमारे डेलीगेट आने वाले थे, जो 5-6 आदमी थे, वो पॉजिटिव मिले, इसलिए हमारे साथी वो नहीं आ पाए, उनका हमें बहुत खेद रहेगा। साथियों, वर्तमान समय में मीडिया में दो स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। पहला, देश और समाज को नई दिशा देने वाला, और दूसरा, देश का वास्तव में विध्वंस करने वाला। वर्तमान में यह एक प्रश्न है कि वास्तव में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्टिंग सभी पुख्ता सोर्सों के माध्यम से ही करता है, लेकिन वर्तमान में कुछ मीडिया हाउस लगातार देशद्रोहियों को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, जो बहुत ही चिंतनीय है व निंदनीय है। इसलिए अब समय आ गया है कि यह तय किया जाए कि मीडिया की भूमिका एक विध्वंसक के रूप में होनी चाहिए या फिर राष्ट्र निर्माता के रूप में होनी चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय निर्माण में कई काम किए गए हैं। संयोग से वाराणसी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। यहाँ पर मीडिया के वर्तमान स्वरूप या भूमिका के बारे में चर्चा करना बहुत ही सुगम है, लेकिन वर्तमान में पत्रकारों के साथ व मीडिया कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय या उन्हें संस्थान से बिना किसी नोटिस के हटाए जाने की कार्रवाई अनेक संस्थानों में धड़ल्ले से हो रही है, जो न सिर्फ शोचनीय है बल्कि घोर निंदनीय भी है। हमारी केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि वह पत्रकारों को व मीडिया कर्मियों को साथ रहे, हो रहे अन्याय दूर करने एवं मजबूती प्रदान करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए, ताकि मीडिया कर्मी निर्भीक होकर के देश निर्माण में अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से निभा सके। मैं फेडरेशन की तरफ से केंद्रीय मंत्री जी माननीय नितिन गडकरी जी से विशेष आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर सरकार ठोस पहल करे और न सिर्फ मीडिया कर्मियों की नौकरी पर आ रहे संकट को दूर करे, बल्कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के हितों की रक्षा के लिए भी शीघ्र कोई उचित कार्रवाई करे। उदाहरण के लिए माननीय मंत्री जी के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि पीटीआई जैसी विश्वसनीय संस्था में लगभग 2.5 वर्ष पूर्व प्रबंधन ने बड़ी निर्दयता से 200 स्थानिक मीडिया कर्मियों को बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसे हमारी फेडरेशन मीडिया का गला घोटने की एक कोशिश के रूप में देखती है। इस दिशा में मैं भी हमारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह फेडरेशन का यथासंभव सहयोग करे और हमारे निकाले गए कर्मचारियों की बहाली में जो संभव हो वो मदद करे। मैं आप सभी साथियों का ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि माननीय मंत्री जी के पास में हमारे लिए जो टाइम निकाला वो बहुत ही कीमती टाइम था, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। इसका मैं एक बार फिर से मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बलराम सिंह जी, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत प्रासंगिक है। अब मैं चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे देश में माननीय नितिन गडकरी जी को, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में, उन्हें कई लोग अब कहते हैं कि ये नितिन गडकरी जी नहीं, ये तो वास्तव में नितिन सड़करी जी हैं। जिस तरह से पूरे देश में सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया है, जिस तरह से गंगा को की सफाई का जब प्रोजेक्ट मिला तो उसको बिल्कुल द्रुत गति से उन्होंने किया। और हमें ध्यान है कि जुलाई 2018 के कार्यक्रम में उन्होंने हमें हमारे सामने कहा था कि देश के साथ हमारा कमिटमेंट है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 70 से 80% जितनी भी परियोजनाएं गंगा सफाई की थी वो सरकार पूरी कर देगी, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। इस वर्तमान केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में है, उसमें जिन मंत्रियों को सबसे तेज और सबसे गतिशील माना जाता है, उन मंत्रियों में से एक मंत्री माननीय गडकरी जी हैं। और उनके काम आज वाराणसी में भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लगातार हमें देखने को मिल रहा है। और हम जिन जगहों पे भी जा रहे हैं, चाहे गंगा में बना हुआ प्लेटफॉर्म जहां से जहाज के आने जाने की व्यवस्था की गई कार्गो की, चाहे बनारस में बनी हुई सड़कें, चाहे यहाँ के फ्लाईओवर, चाहे रिंग रोड, हर तरफ अगर किसी का हस्ताक्षर दिखता है तो हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के हस्ताक्षर हर जगह स्वयं स्वयं परिलक्षित होते हैं। इतनी बातें कहने के साथ किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है माननीय मंत्री जी। मैं बिना समय गंवाए उनसे आग्रह करता हूं कि वह मुख्य अतिथि का अपना संभाषण दें, जिसके बाद हम आग्रह करेंगे कि वो हमारे कुछ सवालों का भी इंटरप्रेशन का भी कुछ सवालों का भी जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। श्री नितिन गडकरी जी, नमस्कार। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दीक्षित, जनरल सेक्रेटरी बलराम सिंह जी, सभी अन्य सम्माननीय पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहनों, सबसे पहले मैं फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉयज़ यूनियन को उनकी वार्षिक सभा के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसके उपलक्ष्य में मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं न कोई बहुत विद्वान व्यक्ति भी नहीं हूं और पत्रकारिता का कोई बहुत अनुभवी एक्सपर्ट हूं या कुछ जानकारियाँ इस प्रकार का भी मेरा स्थान नहीं है। पर 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो अपने महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के लिए मैं था, उस साल मैंने अपना करियर परीक्षा नहीं दी और इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष में मैं आया और उसी ने मेरे जीवन को बदल दिया और बाद में मैं राजनीति में आया हूँ। वो संघर्ष जो था वो लोकतंत्र के लिए था और लोकतंत्र को प्रस्थापित करने के लिए उस समय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने एक संघर्ष किया था। और लोकतंत्र के बारे में हम सब ये मानते हैं कि लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। उसका पहला पिलर है हमारी लेजिस्लेटिव विंग, हमारे विधायिका, हमारे सांसद, हमारे विधायक, ये हमारे लेजिस्लेटिव विंग के आधार है। पार्लियामेंट है, विधानसभा है, विधानमंडल है, ये कानून बनाते हैं, जनता की समस्याओं की चर्चा करते हैं, राजनीतिक पार्टी के नेता उसमें अलग अलग नेता शरीक होते हैं और लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करते हुए जो सरकारी पक्ष होता है, रूलिंग पार्टी, वो सरकार पर अपना काम करने के बारे में काम करती है और जो विपक्ष होता है वो जो कमियां होती है उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी करती है।
तो ये लोकतंत्र की पहली विशेषता, पहला पिलर है हमारी लेजिस्लेटिव विंग। दूसरा जो पिलर अपना महत्वपूर्ण है वो है हमारी जुडिशरी। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी, ये हमारे लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ जो है वो है हमारी एग्जीक्यूटिव विंग। हमारी शासन व्यवस्था को ठीक प्रकार से ट्रांसफॉर्म करना, लोगों को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से और राष्ट्र के और समाज के पुनर्निर्माण में, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सरकार के द्वारा उचित प्रयास, उचित कार्यक्रमों के द्वारा प्रयास करना, ये हमारे एग्जीक्यूटिव विंग का कर्तव्य होता है। और इसके साथ साथ लोकतंत्र की ये तीनों विंग जो काम कर रही है, तीनों पिलर काम कर रहे हैं, इसके तरफ एक अंकुश रखने का काम सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व के रूप में अगर कोई करता है तो चौथा प्रहरी है, पिलर है, वो है मीडिया। और इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर मीडिया, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और उस चौथे स्तंभ के आप सब लोग उसके कर्ता कर्विता है। और लोकतंत्र की सक्सेस स्टोरी आपके बिना कभी लिखी नहीं जा सकती। और इसलिए निश्चित रूप से संविधान में ये चारों स्तंभों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। और वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और ये चार स्तंभ जितना अच्छा काम करेंगे, जितना गुणात्मक काम करेंगे, क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन देंगे, उसी आधार पर राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोकतंत्र मजबूत होगा। और इस लोकतंत्र को मजबूत करने की जो प्रहरी के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, इस बात को मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है। मुझे याद है कि जब विशेष रूप से इमरजेंसी में मैं स्टूडेंट था तो सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पर डिस्कशन चल रहा था, तो अटॉर्नी जनरल नीरेन डे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय न्यायमूर्ति जी ने उनको एक प्रश्न पूछा था, क्या इमरजेंसी है इसलिए कोई पुलिस वाला अगर किसी व्यक्ति को गोली मार देता है तो क्या उस व्यक्ति को न्यायालय में जाकर उसको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? तो नीरेन डे जी ने ऐसा जवाब दिया था कि मिलॉर्ड, मुझे संविधान के अनुसार इमरजेंसी की प्रोविजन के अनुसार आपको ये बताना होगा, जो मैं नम्रतापूर्वक आपके सामने रख रहा हूँ, कि यस, अगर इमरजेंसी है तो कोई अगर गोली मारता है तो उसके लिए अधिकार के लिए, न्याय के लिए कोई कोर्ट में न्याय नहीं मांग सकता। तो मुझे लगता है ये वाक्य सुनने के बाद लोकतंत्र के प्रति जिनकी श्रद्धा थी उनमें काफ़ी अस्वस्थता उस समय पैदा हुई थी। 1977 में चुनाव हुआ, लोकतंत्र प्रस्तापित हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई और इसलिए आज फिर से एक बार हमारी पत्रकारिता, हमारे पत्रकार हमारे देश के लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। और इसलिए मैं आज आपको मार्गदर्शन नहीं करूंगा, पर मेरे मन में जो कुछ बातें आई है उसमें से कुछ चिंतन आपके विचारार्थ रखूंगा। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि इस प्रकार के अधिकार वाणी से कुछ बातें कहने की मैं पात्रता मेरे बीच में नहीं है, पर एक लोकतंत्र में काम करने वाला एक छोटा सामान्य कार्यकर्ता जो लोकतंत्र को अपने कन्विक्शन के रूप में मानता है, उस व्यक्ति के रूप में अपनी बात मैं आपके सामने रखूंगा। आप जरूर विचार करिए, जो उचित होगा तो स्वीकार करिए, नहीं होगा तो उसको छोड़ दीजिए। पहली बात जो ये मैं मानता हूँ कि मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सब पत्रकार, स्टेक होल्डर्स, इनका उद्देश्य क्या है? ये मीडिया का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है, इसकी चर्चा पहले आप सब लोगों ने भी खुलकर की होगी और मैं भी इसके बारे में कहूँगा। पहली बात ऐसी है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, विवेकानंद जी ने कहा है। तो आप खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं सिखा सकते। तो पहली बात तो ऐसी है कि मीडिया के द्वारा रोजी रोटी की व्यवस्था इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की होनी चाहिए। जो उनकी मिनिमम आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो पूरी होनी चाहिए।
इसमें कोई दुमत नहीं है। पर रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा पूरी होने के बाद क्या मीडिया में काम करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पत्रकारिता करने वाले पत्रकार भी आते हैं, संपादक भी आते हैं, अखबार के मालिक भी आते हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चलाने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लोग आते हैं, और विशेष रूप से इसको नियंत्रण करने वाली संस्थाएं भी आती है। अलग अलग प्रकार के जो लवाद बने हैं, कमीशन बने, वो भी आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी आर्थिक चिंता करते हुए उनकी रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कतों को दूर करना, ये समाज की, देश की और सरकार की भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिम्मेदारी है। और इसलिए पहली बार सब लोग कुशल रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे और अपने परिवार के साथ प्रगति और विकास की ओर आगे जाए, ये स्वाभाविक रूप से हमारे सबके लिए अभिप्रेत है। दूसरी बात जो मैं कहूँगा, क्या हर प्रोफेशन का एक धर्म होता है, या धर्म का अर्थ रिलीजन्स के साथ नहीं है, धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ है। उसका एक कन्विक्शन होता है, उसका एक बाइबल, उसकी एक गीता होती है। क्या पत्रकारिता का काम करने वाले व्यक्तियों का कोई कन्विक्शन होना चाहिए? उसके विचार अलग अलग हो सकते हैं, विचारों में मतभिन्नता होना कोई अड़चन नहीं है, पर विचार शून्यता बड़ी समस्या है। विचार भिन्नता चल सकती है, पर विचार शून्यता नहीं होनी चाहिए। और विचार ये समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, अनुभव के अनुसार, उम्र के अनुसार और बदलते रहते हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि ये पत्रकारिता का जो व्यवसाय है, ये जो जॉब है, क्या इसकी कोई कमिटमेंट है किसी वैल्यूज़ के साथ? क्या इसकी कोई कर्तव्य है, कोई जिम्मेदारियां है इसकी? तो पहली बात, जब आप सरकार के कर्तव्य और जिम्मेदारियां पत्रकारिता के बारे में क्या है, जुडिशरी के क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव विंग के क्या है, या देश के लोकतंत्र में लोगों के क्या है, ये जब हम अपेक्षा करते हैं, तो पत्रकारिता को भी अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी की विस्तृत चर्चा करनी होगी। मैं आपको ये बात कहूँगा कि ये ज़माना ये दो चीज़ों का है। नॉलेज इज़ ए पावर। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। हमारे बीच में कोई बुरा आदमी नहीं है। अगर उसमें कुछ कमियां होगी तो उसको अच्छा गुरु नहीं मिला, अच्छा मित्र नहीं मिला, अच्छे सहकारी नहीं मिले, अच्छा शिक्षण नहीं मिला, अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए उसमें कुछ कमियां हैं और वो दूर करना उसकी जिम्मेदारी है। वैसे बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसको हम लोग निश्चित रूप से उसमें बदलाव लाने के लिए उसको उचित प्रशिक्षण, प्रबोधन और संस्कार दें। तो मैं आपको पहली बात ये मानूंगा कि निश्चित रूप से हम जो एंटिटी है, इसमें हमारे बीच में कोई परफेक्ट नहीं है, एंड 100% परफेक्शन इज ए इम्पॉसिबल कंसेप्ट। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। तो पत्रकारिता में और पत्रकारों के एटीट्यूड, अप्रोच और बिहेवियर में गुणात्मक, क्वालिटेटिव चेंज करना, ये हम सब की मिलीजुली जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए इस स्थिति को, इस क्षेत्र को बदलना, वो हमारे लिए एक प्रमुख एजेंडा है। तो ये बदलना किसके इंटरेस्ट में? तो हमें सबको काम करना है समाज के हित में, हमें सबको काम करना है देश के हित में। समाज के हित में काम करना होगा तो लोकतंत्र ने लिखे हुए उद्दिष्ट हमारे सामने, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, प्रगति और विकास करने के अधिकार है, कल्याणकारी राजा, कल्याणकारी राज्य उसकी संकल्पना है। उसके लिए सोशल सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, उधर हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, सभी क्षेत्र में अच्छा काम होना चाहिए। यही संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी। अगर ये नहीं हो रहा है, उसमें गड़बड़ियाँ है, भ्रष्टाचार है, इरेगुलरिटी है, तो पत्रकारिता का कर्तव्य है कि उसको सुधारें।
लोगों के सामने ले जाए। तो मैं दो बातें प्रमुख रूप से मानता हूँ कि इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये पत्रकार जो होती है, पत्रकारों का जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को ट्रांसफ़र करना लोगों तक, ये बहुत अच्छी बात है, पर इसमें दो कैटेगरी आती है, गुड इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, यूजफुल फॉर सोसाइटी एंड कंट्री, ये एक कैटेगरी हो सकती है। और नॉलेज भी इसी तीनों कैटेगरी के साथ नॉलेज का भी उपयोग हो सकता है। कोई आदमी अगर जेब कतरा है तो स्किल्डफुली पॉकेट कैसे मारना, ये उसका स्किल्ड है। पर कोई पत्रकार ये लोगों को लेके इसकी स्टोरी करेगा कि पॉकेट कैसे होशियारी से मारा जा सकता है, तो करने का अधिकार उसको है, पर ये करने की प्रोप्राइटी है कि नहीं है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो पहली बात, समाज उपयोगी, समाज अनुकूल, राष्ट्र उपयोगी, जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर सर्वांगीण समाज की सर्व प्रकार की उन्नति और विकास होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज लोगों तक पहुंचाना, ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पत्रकारिता का धर्म यानी कर्तव्य हो सकता है। कोई टीचर अगर कहता है कि मैं विद्यार्थियों को सिखा रहा हूँ, भविष्य के नागरिक हैं, तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। कोई अपने राजनीतिक धर्म का पालन करता है, कोई अपने टीचर अपने धर्म का पालन करता है, कोई पत्रकार अपने पत्रकारिता के धर्म का पालन करता है। तो इसका मतलब धर्म का अर्थ कोई पूजा पद्धति और कोई भगवान वगैरह उससे साथ नहीं है, धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ है। तो पहली बात तो आपको ही सोचना होगा कि आपका जो कर्तव्य और जिम्मेदारी है राष्ट्र और समाज के हित में, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को लेकर, उसमें कौन सा सकारात्मक अप्रोच है, कौन सा पॉजिटिव अप्रोच है, क्या क्या योग्य है, क्या क्या अयोग्य है, क्या डूज है, क्या डू नॉट है, तो ये तो आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और हर व्यक्ति ने उसका आत्म परीक्षण करके एक बात सोचनी चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट विच आई कैन डिलीवर फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द कंट्री, यही मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बार फिलोसोफर और विचारवंत लोग ये कहते हैं कि देश ने और समाज ने आपको क्या दिया ये मत सोचो, आपने देश और समाज को क्या दिया ये सोचो। एंड पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसलिए हम देश के लिए और समाज के लिए क्या दे सकते हैं ये हमने सोचना चाहिए। ये बात जरूरी है कि पॉलिटिक्स में हर 5 साल इलेक्शन होता है, हमें चुनाव लड़ने पड़ते हैं, चुनाव में जनता वोट देगी, जीतेंगे तो ही हम आएंगे, पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी तो हम मंत्री बनेंगे तो रूलिंग पार्टी करके सत्ता का उपयोग करके देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और राष्ट्र और समाज के प्रगति और विकास में हम क्या कर सकते हैं। और अगर विपक्ष में है तो लोकतंत्र को मजबूत करके हम लोग जनता, देश के हित में हम उनके हितों के लिए आवाज़ कैसा उठा सकते हैं, संघर्ष कैसा कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति का सिस्टम में रोल डिफाइन करना होगा, उसमें क्लैरिटी भी चाहिए, कन्विक्शन भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए। और इसका विचार आप जैसे फेडरेशन में निश्चित रूप से आप लोग करते होंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो समाज अनुकूल है वो देश अनुकूल है, उन नॉलेज और ऐसे नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब किसी 4 पुरुषों ने या एक महिला पर बलात्कार किया, ये बुरी बात है, ये इन्फॉर्मेशन करके देनी पड़ेगी। पर दूसरी बात ये कि यही इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी देना, बुरी चीज़ के बारे में देना भी, जानकारी देना भी आपकी जिम्मेदारी है, पर प्रायोरिटी किसको देना। अखबार में पहले हेड पढ़े तो छोटे बच्चे सब पढ़ते, तो पहले यही, इसने बलात्कार किया, उसने चोरी की और उसने खून किया, ये 3 अगर हेड न्यूज़ आएगी तो समाज में इसका क्या प्रबोधन होगा। तो पहली बात, क्वालिटेटिव अप्रोच में इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी है, देनी पड़ेगी, पर इसमें समाज अनुकूल, राष्ट्र अनुकूल, समाज हित और राष्ट्र हित में क्या है, सभी प्रकार के लोगों के हित में क्या है, इसका विचार करते हुए जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उसको प्राधान्य देना,
अब उदाहरण के लिए एखादे व्यक्ति ने कोविड के कार्यकाल में अपना पूरा गरीब व्यक्ति ने कोई रुग्णों की सेवा की, ब्लड दिया, हॉस्पिटल में गया, या इसी समय कोविड के मृत्यु होती है उन लोगों को जलाने के लिए बड़े हिम्मत के साथ जिन्होंने काम किया, जो डॉक्टर ने, जो नर्स है उन्होंने, पैरामेडिकल फोर्स ने, जो स्टाफ है उन्होंने, पुलिस वालों ने रात को बैठकर सब बातों में काम किया, क्या उनको हम लोग समाज का रिकग्निशन, रिस्पेक्टेड में उस पर स्टोरी नहीं बना सकते? देखो हमारे यहाँ एक बबुआ करके पक्षी होता है, तो दूध और पानी अगर मिलाकर देता है तो वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। हमें दूध पीने की आदत लगनी चाहिए और पानी को छोड़ देनी चाहिए। अब कुछ लोग पानी पीते हैं, दूध को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जरूर सोचना चाहिए। दूसरी बात, नॉलेज। मैं कोई विस्तृत में बताऊंगा नहीं आपको। अब देश में बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये किसी सरकार का एजेंडा की वकालत आपको नहीं करनी है, पर जैसे लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस आएगी तो गरीब का फायदा होगा, देश का पोल्यूशन कम होगा। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, 3 इंपॉर्टेंट ईज़े देश के लिए। या तीनों के लिए पत्रकारिता क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, पत्रकार क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो इकोनॉमी को बदलने के लिए अगर ये इलेक्ट्रिक आ गया, 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है पेट्रोल डीजल का, क्रूड ऑयल का, और पूरा पोल्यूशन होता है। क्या इस देश का किसान इसको कर सकता है? कर सकता है। मैं 12 साल से बोल रहा हूँ। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, मैंने ट्रैक्टर बना लिया। अब एक ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे बना है जो परली से बनता है, 5 टन परली से, तो 1.5 लाख रुपए एक किसान के बचते हैं। अगर कमर्शियल होगा तो 3 लाख रुपए एक साल में बचते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी और नॉलेज की जानकारी मेरी है इसलिए नहीं, आपने समाज हित में, किसानों के हित में जानकारी अगर पूरे देश में अच्छी तरह भेज दी और लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया तो कितना फायदा होगा। देखिए, मैं कोविड के कार्यकाल में मैं जब क्वारंटाइन था तो एक डॉक्टर ने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई, तो मैं वो रोज़ मुझे पढ़ाने के लिए आती थी। मैंने 20 दिन 25 दिन वो की। सिंपल थी, नाक से श्वास लेना, नाक से छोड़ना 15 बार, नाक से लेना, मुंह से छोड़ना, फिर नाक से सांस लेना, पकड़ के रखना 60 तक, फिर छोड़ देना, ऐसा 15 बार। फिर एक रबर का फुगा था, 5 बार फुगाना, फिर 5 सामने बॉल रखे थे और 3 बॉल उसको उड़ाकर उड़ाना, और फिर मोमबत्ती रखना 5 लगाकर और फूकना। ये प्राणायाम के एक्सरसाइज थे। फिर एक ओढ़नी बांधकर मैं 35 तक श्वास लेकर बांधना पक्की और उसको रोकना, फिर छोड़ देना। छोटी है वो, मैंने एक फिल्म डाल दी। अब मुझे ये लगा कि मुझे फ़ायदा हुआ तो लोगों को होना चाहिए। अब उसके करोड़ों फॉलोअर हुए हैं वर्ल्ड में, और वो लोग मुझे भेजते एसएमएस कि हमें स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी तबीयत सुधर गई। और मैं आज इतना बीच के काल में थोड़ा अस्वस्थ रहता था, अभी मेरी इतनी अच्छी स्वास्थ्य, मेरी एनर्जी बढ़ी, तबीयत बदल गई। मैं मेहनत करता हूँ, सुबह 8 से लेकर रात को 1 बजे तक काम करता हूँ। तो 25 मिनट सुबह चलता हूँ, 25 मिनट शाम को चलता हूँ और प्राणायाम करता हूँ। ये इतना फ़ायदा हुआ। मेरी इच्छा है कि इसका फ़ायदा सबको हो। आप में से अभी 2 कोविड में पत्रकार बेचारे महाराष्ट्र के, हमारे यहाँ बहुत गंभीर समस्या, उनको जरूर मेरा वीडियो भेज दो, उससे इन्फेक्शन निकल जाता है। फ़ायदा हुआ मुझे, इसलिए मैंने भेजा, ना कोई पैसा मांग रहा ना कुछ है। अब जो समाज के हित की बात है उसका प्रसार करना, तो मुझे लगता है समाज को बदलना, देश को खड़ा करना, नागरिकों के जीवन को बदलना, उनको अच्छी जानकारी पहुंचाना, इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन, अच्छी बातों के बारे में तैयार करना, तो ये यू आर द इंस्ट्रूमेंट, आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दोनों के आप जानते हो, और इसको प्रभावी रूप से पहुंचाकर आप समाज को बदल सकते हैं और देश को बदल सकते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भी मानता हूँ, मैं दीनदयाल उपाध्याय जी को भी मानता हूँ, और मैं महात्मा गांधी जी को भी मानता हूँ। और मैं अच्छी बात, जो सबके विचारों में आखिर भाव एक ही है, मिशन एक ही है, उसका आखिर जो उनका संकल्प है वो एक ही है। रखने की बातें अलग अलग हो सकती हैं, और इसलिए आने वाले समय में समाज के लिए इन सब महापुरुषों का जो योगदान है, उनके जो विचार है, उन विचारों के अनुरूप समाज बदलना चाहिए, देश बदलना चाहिए।
भारत ग्लोबल इकोनॉमी में नंबर 1 की पावर बने और ये देश समाज की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर हो, इसके बारे में हम इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने में मित्रों आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों को जगा सकते हैं, आप लोगों को बदला सकते हैं, आप लोगों के स्वभाव को बदल सकते हैं, आप लोगों में सही इंस्पिरेशन, मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं। आपने आपके जीवन में संकल्प किया कि मैं इस बात के लिए अपने जीवन में काम करते करते मेरे लेखनी से ऐसी ताकत पैदा करूंगा कि मैं इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दूंगा। ये आप कर सकते हैं, आप में ये ताकत है। तो इसका सही इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करना चाहिए। अभी जैसे कोरोना है तो सब लोग, मैं अभी 700 वीडियो कॉन्फ्रेंस मेरी हुई और मुझे बड़ा आनंद है कि मैं वर्ल्ड लेवल पर बोला। अभी मैं 15 दिन के पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सामने 4000 बच्चों के सामने मेरा भाषण हुआ। तो टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। मैं टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूँ और मैं विद्वान भी नहीं हूँ, पर मुझे अनुभव मिला तो मैं उनको कहता था कि निराश मत हुई, निगेटिविटी को छोड़ दो, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। अहंकार और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इसमें फ़र्क है। पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ कोविड से लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आर्थिक क्षेत्र जो हमारी स्थितियां खराब है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। तो मैंने उनको 3 कविताएं बताता था। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। वो कहते थे कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। दूसरी अच्छी बहुत प्रसिद्ध कविता आपको मालूम है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करना पड़ेगा, संकटों से डरना नहीं। लेट अस एक्सेप्ट इट कि जो प्रॉब्लम्स है, देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटी इनटू द प्रॉब्लम्स। समस्या का समाधान अवसरों में करेंगे। और ये हिम्मत के साथ करने का संदेश मैंने अपने भाषण में निराश लोगों को देने की कोशिश की। तो मुझे 80 करोड़ लोगों तक मैं पहुंचा हूं कार्यक्रमों के द्वारा। और हमारे नागपुर के हितवाद के प्रमुख संपादक है राहुल पांडे जी, और एबीपी की पत्रकार है सरिता कौशिक, दोनों ने उसके ऊपर एक किताब लिखी और अभी वो प्रकाशन होने का ही है। डॉक्टर माशेलकर जी की प्रस्तावना थी। तो वो किताब 10,000 कॉपी मैंने सुना पहले, मैंने प्रकाशित होने के पहले ही पर चली गई। तो इतना इसका फ़ायदा हुआ तो मुझे लगा कि ये मेरा अनुभव मैंने शेयर किया। तो आज टेक्नोलॉजी के कारण बहुत फ़ायदा हुआ है, तो टेक्नोलॉजी को अपनाओ। नॉलेज इज़ ए पावर। आपके मोबाइल फ़ोन का, आपके इसका टैब का उपयोग करके आप कितना अच्छा बड़ा बड़ा काम करते हैं। और इसलिए जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करना। आखिर में एक बात मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण आप सब लोग जरूर सोचे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज़ विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। ये मेरा आखिरी मुद्दा है आपके लिए। 21वीं सदी में चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे कुछ भी हो, द पॉलिटिक्स, द क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल, विश्वसनीयता इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी ताकत कोई है तो विश्वसनीयता है। फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप लिखते, मैंने बहुत लोगों पर केसेस की थी, मैं जीत गया, और फिर मेरे घर पर आए तो बोले यार मैं पब्लिकली माफ़ी मांगू तो मेरी बेइज्जत होगी। मैंने बोला तुमको एहसास हो रहा ना गलती हुई तो छोड़ दो यार, तुम्हारी बदनामी करके और तुमको नीचे दिखाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। चलो एक कोई कागज़ गोलमोल करके लिख दो, ख़त्म कर दो केस को। तो मैंने उनको छोड़ दिया। मेरा उद्देश्य नहीं था उनको किसी को तकलीफ देने का। पर मेरे बारे में अगर कोई गलत न्यूज, कहीं गलती करो तो बात अलग है, पर कोई गलत न्यूज छपती है तो मुझे भी दुख होता है। अभी एक न्यूज छपी कि मुझे एक कंपनी ने बस भेंट दी। अब बस भेंट दी तो मैं वो बस मैंने तो मिली है मेरे को, ना मेरे परिवार को मिली, ना मैंने ली। 2016 में मैं प्रसार करता था इथेनॉल का, तो लोगों को दिखाने के लिए उस कंपनी को मैंने आग्रह किया एक बस तो लाओ देश में, हिंदुस्तान में। तो उन्होंने कहा कि बस लाई। फिर एक व्यक्ति को मैंने कहा कि तुम इसको खरीदी करो। उसने 1,35,00,000 में इथेनॉल की एक बस खरीदी की। उस कंपनी के ही फाइनेंस कंपनी वॉक्सवैगन ने, स्कैनिया की वॉक्सवैगन पेरेंट कंपनी है, उन्हीं के कंपनी ने उसको 85 लाख रुपए कर्जा दिया
और उसने 45 लाख रुपए कैश दी और वो बस खरीदी की। और वो ग्रीले रंग की बस शहर में घूमती थी और मैं कहता था इथेनॉल यूज़ करो। अब उत्तर प्रदेश में आपका पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। कल मैंने कहा कि गन्ने के जूस से इथेनॉल बनेगा और पूरी ट्रक, बसेस, स्कूटर इथेनॉल पे चलेगी और गन्ने के किसान को शक्कर के बजाय इथेनॉल से अच्छा भाव मिलेगा। देश का इंपोर्ट कम होगा, ये ग्रीन फ्यूल है, प्रदूषण कम होगा। ये मेरा मिशन है, मैं बोलता हूँ सब जगह। तो मैंने उसका प्रचार करने के लिए वो खरीदी की बस थी, तो वो कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा था मिनिस्टर बस। तो एक ने, पत्रकार ने, जर्मनी के, दोनों को मैंने केस डाली अभी, तो उन्होंने लिखा गडकरी को भेज दी बस। और उसकी ये चर्चा करके वो बस ना मेरी है, वो किराए से जाती है, वो पैसे से खरीदी की, विदाउट वेरीफाई करके 90% पत्रकारों ने न्यूज़ ही नहीं छापी। कुछ पत्रकारों ने न्यूज़ पूरी गलत छापी, नीचे में वाक्य लिख दिया कि गडकरी से हमने अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है। एक वायर नाम की वेबसाइट है, उन्होंने पूरी न्यूज़ छाप दी, नीचे में लिखा उनसे हमने कंफर्म नहीं किया। कुछ लोगों ने जो आया वो छाप दिया, उनका अधिकार है। अगर मेरे बारे में भी लिखते, मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो लिखने का अधिकार है, मेरी नाराज़ी नहीं, मेरी आपत्ति नहीं है। पर मुझे एक बताइए कि आखिर किसी न्यूज़ को किसी के खिलाफ छापते समय उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं करना चाहिए, उसकी जानकारी क्यों नहीं करनी चाहिए? और उसके बाद आपका दिल कहता है कि ये सच है तो छापो, कोई चिंता नहीं है। पर जो एक के साथ हो सकता है वो 10 दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो पहली बात, जिसके खिलाफ छापो उसका क्या होगा छोड़ दो, पर जो ये छापेगा ये वो जनता को पता चलेगा, तो इसके विश्वसनीयता के बारे में क्या होगा? आजकल कुछ अखबारों की ऐसी क्रेडिबिलिटी कि उनको जो छापते हैं, लिखते हैं, तो लोग बोलते हैं ये 100% सच होगा। क्या ये अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और गुडविल, ये हर पॉलिटिक्स में भी चाहिए। मैं झूठा आश्वासन नहीं देता, मैं कभी कभी कहता हूँ, उसमें अहंकार का भाव नहीं होता, नम्रता के पूर्वक कहता हूँ कि मैंने डिक्लेयर किया हाईवे नहीं हुआ होगा तो आप मुझे बताइए, छपवाइए कि मैंने दिया हुआ आश्वासन पूरा नहीं किया, बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर मैंने कहा है तो मैंने वो पूरा करना चाहिए। तो प्रॉब्लम यही है कि हम राजनीतिक, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हमारे लिए आवश्यक है। बहुत पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी में ह्रास हुआ है। लोग नेताओं को सीरियसली नहीं लेते, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, ये अच्छी बात नहीं है। एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिशियन, आई फील इट। मैं संवेदनशील राजनीति की और मुझे लगता अच्छा नहीं, हमारी सबकी मिलकर हमारी राजनीति की और राजनीतिक नेताओं की प्रतिष्ठा, सम्मान, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी गुडविल को बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। विचारों के आधार पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, पर मनभेद नहीं हो सकते। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। चुनाव के समय 15-20 दिन अपनी बात कहेंगे, जनता माँ बाप सरकार है, जिसको वोट देगी वो चुन के आएगा, जो मंत्री बनेगा वो सत्ता में जाएगा, जो नहीं होगा वो विपक्ष में काम करेगा, हम चलते रहेंगे। लोकतंत्र में हमारा यही रोल है। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में उसकी मर्यादा क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका उद्दिष्ट क्या है, और वो देश के और समाज के हित में उसका रोल क्या है, और इसको बदलने में हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बूंद बूंद से तो सागर बनता है ना। एक बूंद ने यह कहा कि मैं सागर में नहीं जाऊंगा, तो सागर कहाँ से बनेगा? आप में बैठा हुआ एक एक छोटा छोटा पत्रकार भी जो लिखेगा, उससे देश का, समाज का भविष्य बदलने वाला है। और आप राष्ट्र के निर्माण के प्रहरी हो, लोकतंत्र के प्रहरी हो, तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को लोगों को देते समय उनके मन को, मस्तिष्क को और व्यक्तित्व को बदलना और उनको नई विजन देना और विकास की प्रक्रिया के तरफ गतिशील करके पॉजिटिव वे से आगे ले जाना, ये आप शिक्षक जैसा काम करते वैसा आप कर सकते हो। प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके आधार पर हमारी समाज रचना खड़ी है। और आप तीनों बातें कर रही है। आप रिसर्च करते हैं न्यूज़ का, प्रबोधन करते, प्रशिक्षण करते हैं, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज को भी आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसका कन्विक्शन, इसकी जीवन मूल्य, वैल्यू बेस कन्विक्शन आपका जो है, वही आपके पत्रकारिता का धर्म है, और जिसकी कटिबद्धता समाज के साथ और देश के साथ है। तो ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, और समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए है। देश अच्छा होगा, इन्हें क्या होगा? मैं अगर अच्छा होऊंगा, मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो देश अच्छा होगा।
पहले मैं अच्छा बनूं, फिर दूसरों को अच्छे होने के लिए आह्वान करूं। आज मेरे में भी बहुत दोष है, मेरी कमियां को पूरा करके मैं अच्छाई को लाकर मैं अपने को सुधारूंगा, तो मेरे जैसा मैं सुधरूंगा तो हजारों लाखों सुधरेंगे, तो देश सुधरेगा। तो व्यक्ति ये परिवर्तन का केंद्र बिंदु होता है। देश नहीं बदलता, समाज नहीं बदलता, दोनों का घटक व्यक्ति होता है। और उस व्यक्ति को बदलने की ताकत रखना आपके कलम में वो ताकत है, आपके संस्कारों में, आपके विचारों में वो ताकत है। और युगानुकूल, राष्ट्रानुकूल, समाजानुकूल और जो हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत से मिली हुई जो हमारी ताकत है, उसके आधार पर इस राष्ट्र को समृद्ध संपन्न करते समय इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तीनों क्षेत्र में इसको अच्छा करना, गंगा को अच्छा करना, अविरल निर्मल गंगा को करना, उसके लिए नहीं हो रहा काम तो लिखना, पीछे लगना और उसको अच्छा करने के लिए सोशल डिटरेंट फोर्स, सामाजिक दंड शक्ति के रूप में काम करना। और यही केवल राज बदलने से नहीं होगा, समाज भी बदलना होगा, और राज और समाज बदलना यानी व्यक्ति बदलना होगा। और मुझे लगता है कि आपका रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं केवल मेरे थोड़े बहुत विचारों से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपके सामने रखा है। अगर उसमें से अच्छा होगा तो ज़रूर विचार करिए, कुछ गलत होगा तो मुझे माफ़ करिए। मैं आपके जैसे अनुभवी जिन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता के लिए दिया है, उनको मार्गदर्शन करने का कोई नैतिक अधिकार मुझे नहीं है, पर आपने मुझे बुलाया तो मुझे एक अवसर मिला कि मेरे मन में भी कुछ चल रहा था, तो मुझे आपके सामने रखने का एक मौका मिला है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपके हाथ से राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के भलाई के लिए, और इसमें शोषित, पीड़ित, दलित जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके जीवन में अंधेरा है, उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए आपकी लेखनी अच्छा काम करेगी, उनके जीवन को बदलेगी, देश को बदलेगी, समाज को बदलेगी। समाज की बुराइयों को, कमियों को, निगेटिविटी को समाप्त करके इस समाज को और देश को बदलने में जो केंद्र बिंदु व्यक्ति है, उसको इंस्पायरेशन और मोटिवेशन देकर आप एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में आप गुणात्मक, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करेंगे। अभी ऑलरेडी आप में से सभी लोग कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और मैं अब चाहूंगा कि आपकी अनुमति से इंटरेक्शन का कुछ समय अगर आप देंगे तो कुछ सवाल आपसे हम लोग, हमारे पत्रकार, पूछना चाहेंगे। 5 छोटे संक्षिप्त में पूछे, मैं जवाब दे दूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले, क्योंकि आपने समाज में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी की बात की और कहा कि अगर हम सकारात्मक है, किसी में भी कमी नहीं होती है, उसे सिर्फ सुधारने की आवश्यकता होती है, कोई पूरी तरह उपेक्षणीय नहीं होता है। मैं मैडम, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट मैडम कविता पंत जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना पहला सवाल पूछे माननीय गडकरी सर से। मैडम कविता पंत जी। ऑन कर ले माइक ऑन कर ले। दिल्ली से आई है हमारी कामरेड कविता पंत जी। जी सवाल पूछिए। नमस्कार मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये, मैं पिछले एक हफ्ते से काफी मैंने भ्रमण किया भारत का, मतलब 2-3 राज्यों में घूमने का मौका मिला, तो मुझे सड़कों की स्थिति देख के बहुत अच्छा लगा। मैं अभी पिछले 3 दिन से बनारस में हूँ। मेरा आपसे सिर्फ एक, जो मुझे अच्छी चीज लगी बनारस की देख करके, मैं 4 साल बाद यहाँ आई, कि सड़कों की हालत बहुत बढ़िया हो गई, जाम से काफी मुक्ति मिल गई है इस शहर को। और आने वाले समय में अगले 2022 में असेंबली इलेक्शन जैसे होंगे, डेवलपमेंट का काम इससे पहले काफी हुआ है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या चुनाव से पहले कुछ और बड़ी प्रोजेक्ट करने की सरकार की योजना है? देखिए, मैं कि वाराणसी में जो तमाम प्रोजेक्ट सरकार लेके चल रही है, चुनाव आगे हैं या पीछे हैं, कौन से ऐसे बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हाल फिलहाल में आप पूरा करें? देखिए, मैं आपको चुनाव को देखते हुए तो मैं काम नहीं करता,
मैं ये समझता हूँ कि देश को बदलने के लिए, देश के निर्माण में मुझे एक क्षेत्र में काम करने का अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ। तो राजनीति में आते समय मैंने एक संकल्प किया कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जीवन में अभी तक मेरा बायोडाटा नहीं छपा है और मैं किसी को कोई टिकट मांगने के लिए, कभी किसी को पद मांगने के लिए नहीं मिला हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं देश के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश में मैं 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्चा करके मैं 2024 के पहले, हमारे 5 साल पूरे होने के पहले, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पूरे देश को अमेरिका के रास्ते जिस स्टैंडर्ड के हैं, यूरोपियन देशों के रास्ते जिस स्टैंडर्ड के हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड मैं आपको 3 साल में पूरे देश में दूंगा। एक्सप्रेस हाईवे बड़े बड़े बना रहा हूँ और निश्चित, जैसे मैंने कल ही कहा था, मैं लखनऊ में था, कि लखनऊ से कानपुर आधा घंटे में होगा, नया हाईवे बना रहा हूँ। फिर उसके साथ साथ मैं वाराणसी के आजू बाजू में बहुत काम बना रहा हूँ। कभी कभी अड़चनें आती है, समस्या आती है। और मैं दिल्ली से देहरादून अब 2 घंटे में होगा, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में होगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में होगा और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। तो मैं बहुत रोड बना रहा हूँ, तो उसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। केवल आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको जो खुशी आज हुई है वो तो आपने केवल ट्रेलर देखा है, अभी असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और मैं 3 साल में इस स्थिति को बदलकर पूरे देश को, नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर राज्य को, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो है हमारी यूरोपियन कंट्री, उनके स्टैंडर्ड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको निश्चित रूप से मैं करके दिखाऊंगा। और 3 बात महत्वपूर्ण है जो आपको बताऊंगा। एक तो 4 धाम का जो रास्ता है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ता है, वो इस साल पूरा हो जाएगा और आप साल भर कभी भी जा सकोगे। फिर मैं पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रास्ता मैंने 90% पूरा किया है। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आप मानस सरोवर तक जा सकोगे, वो भी मैं पूरा करूँगा। हमारे पंढरपुर और मैं देहू आळंदी एक पालकी मार्ग 12,000 करोड़ का मैं बना रहा हूँ। और जितने जितने रिलीजियस स्थान हमारे टूरिज़्म के स्थान है, सब जगह रोड बना रहा हूँ बड़े बड़े, ताकि हमारे भाविक जा सके। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि इसमें लोगों का, देश की जनता को एक अच्छी अनुभूति आएगी। सबसे मेरा मिशन है कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, कोविड से भी ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। मैं इस 2-3 साल में ये 50% इसमें कमी लाना चाहता हूँ और ऐसा देश निर्माण हो कि जहाँ एक्सीडेंट मरने वालों की संख्या नहीं के बराबर हो। उसकी प्राण बचाने के लिए मैं रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड सेफ्टी, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम में भी एक मिशनरी के रूप में काम कर रहा हूँ। आप सबके आशीर्वाद मिलेंगे तो ये मेरा उद्दिष्ट रोड से भी बड़ा होगा, ताकि लोगों की जान बचाना मेरा मिशन है। तो उसमें मैं निश्चित रूप से यशस्वी होऊंगा। आप हमारे इस कार्य के लिए ज़रूर आपके अखबारों से रोड सेफ्टी के लिए, रूल्स ऑफ द रोड के लिए, एक्सीडेंट की हुआ, ब्लैक स्पॉट्स के लिए, और गलतियाँ होगी तो बिल्कुल ठोकिए सरकार को, चाहे मेरे विभाग को भी ठोकिए। मैं एक्सपोज करता हूँ मेरे विभाग को हर साल कि कहाँ कहाँ हमारे गलती के कारण हुआ है। आप भी करिए, हम गलतियाँ सुधारेंगे और निश्चित रूप में एक देश में ऐसी स्थितियाँ लाएंगे जैसे स्वीडन में 0 एक्सीडेंट होते हैं। अगर हमें 1.5 लाख लोगों की अगर जान बचा पाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। मरने वाले 65% लोग 18 से 35 वयोगट के हैं, तो उनकी जान बचाना भी मेरा मिशन है। गंगा को भी शुद्ध करने का मुझे अवसर मिला। अब वाराणसी में है 75 करीब % काम पूरा हुआ है। मैंने 24,000 करोड़ के वाराणसी में 7 प्रोजेक्ट्स मैंने अवार्ड किए थे। और अब मुझे मालूम नहीं क्या स्थिति, मैं इसका मंत्री नहीं हूँ, पर अविरल निर्मल गंगा ये मेरा सपना था, वो काफ़ी काम उसमें हुआ है। और गंगा को जुड़ने वाली 40 नदियों और उपनदियों में भी काम किया। सोनीपत, पानीपत से लेकर दिल्ली में यमुना में 6,000 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हर जगह पर मैंने फॉलोअप कर करके ये काम हुए। और गंगा का जलमार्ग भी बन गया, वाराणसी से हल्दिया बन गया। अब हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है, फिर वहाँ से ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग कर दिया, बैराक का कर दिया, अब इलाहाबाद टू प्रयागराज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली से जहाज़ चलेगा और वो दिल्ली से यमुना से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से प्रयागराज, उसका 12,000 करोड़ का रिपोर्ट हमने वर्ल्ड बैंक को सबमिट किया है। अब डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है और एक दिन
दिल्ली से जहाज़ में बैठकर हम प्रयागराज से लेकर हम वाराणसी से नॉर्थ ईस्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और उसके आगे इंडोनेशिया, चाइना तक पानी पे जा सकेंगे। और पानी में जाने से अगर रोड से 10 रुपये खर्चा आता है तो रेलवे से 6 रुपये आता है और पानी से 1 रुपये आता है, तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा। वाराणसी का मल्टी मॉडल हब हमने पूरा कर दिया है। मैं था तभी साहिबगंज पूरा हुआ, गाज़ीपुर का अभी काम चल रहा है, हल्दिया का पूरा हुआ है। और अब मैं एक ही मेरी इच्छा है, वो जल्दी पूरी होगी, कि मैं हवाई जहाज़ से वाराणसी आऊँगा, पर मैं एयरपोर्ट पे नहीं उतरूँगा, मैं पानी पर उतरूँगा और उस पानी पर हवाई जहाज़ उतरेगा और मैं फिर गंगा का दर्शन करूँगा। तो मैंने सब नियम बना दिए हैं। सरदार सरोवर चालू हो गया है। जल्दी ही वाराणसी में हवाई जहाज़ से जब आएगा पहला हवाई जहाज़, तो मैं आपको मिलने के लिए आऊँगा और मैं दर्शन भी लूँगा और उसके साथ साथ मैं वाराणसी में गंगा पर आऊँगा। तो मेरे लाइफ में वो मेरा टारगेट है, जल्दी ही मैं आ पाऊँगा। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हम तो काशी विश्वनाथ की नगरी में हम लोग ये कार्यक्रम कर हम चाहेंगे कि भगवान काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो कि आपके ये वचन और आपके संकल्प अवश्य समय पूरे हो, जिससे इन मार्गों का उपयोग आने वाले समय में हम लोग भी कर सकें अपनी कॉन्फ्रेंसेस के लिए। अगला सवाल हम चाहेंगे कि हमारे साथ यहाँ के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल नारायण किंजवडेकर जी भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में मिर्जापुर आदि में बड़े काम किए हैं। वो सवाल करना चाहेंगे आपसे, श्री अनिल नारायण किंजवडेकर जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। जी जी जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं। 1.5 घंटे में हम यहाँ से इलाहाबाद पहुंच जाते हैं और इतनी सड़क इतनी अच्छी हो गई है कि आप, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में कहीं पर भी अगर गाड़ी लेके निकलना होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा कि हम समय पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे कुछ सवाल आपके अभी पहले जवाब में ही थे, वो मुझे सारे मिल गए। जो आपने कहा कि 3 साल में मैं बना दूंगा, सारा बिहार यूपी सब जुड़ जाएगा, क्योंकि हम महाराष्ट्र में पढ़े हुए हैं तो वहां गाड़ी लेके जाने में कभी संकोच नहीं होता था। यहाँ लगता था पता नहीं रास्ता कहाँ कैसे होगा। तो अब जैसे जैसे दिख रहा है इतना अच्छा लग रहा है। 1.5 घंटे में जब इलाहाबाद पहुंचे तो हमें लग गया कि अब लखनऊ भी हम 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जिस हिसाब से काम चल रहा है। तो आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरी बड़ी इच्छा है कि हम लोग पटना भी जल्दी से जल्दी पहुंचे। रोड से करीब करीब 6-6.5 घंटा लग जाता है, रोड बड़ी खराब है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब कहते हैं तो मुझे लगता है कि काम हो जाएगा। ये पता नहीं क्यों जब भी सुनता हूँ तो लगता है कि बस आपने कह दिया तो काम हो जाएगा। तो हो जाएगा, हो जाएगा। जी 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 जी। एक जरूर मन में एक, चूंकि आपके विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन एक मन में एक प्रश्न है, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप उस पर भी जरूर सोच। हम लोग भी व्यवसाय में हैं, देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है ये अभी भी पता नहीं क्यों काम को लेकर के अपने को छोटा समझती है। अगर कारपेंटरी का काम है, प्लम्बिंग का काम है, वेल्डिंग का काम है, इन सब कामों के लिए अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। वो छोटी सी पगार में लेकिन ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं। इन कामों से वो अपने आप को छोटा समझते हैं, बड़ा तकलीफ होती है और बेचारों लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ये इन बच्चों के मन में से कैसे निकलेगा? क्योंकि रोजगार के लिए इतना काम है लेकिन ये बच्चों को समाज में वो स्थान नहीं मिलता है और इसलिए वो इन कामों से दूर भागते हैं। नहीं तो इस काम कर करके आदमी इतना महीने में कमा ले कि वो अपने परिवार को अच्छे से अच्छा चला ले। तो इसके लिए थोड़ा सा आप कुछ सोच रहे हो तो जरूर बताइए और इसमें कैसे क्या होना चाहिए। जी देखो, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण और रोजगार विमुख शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, इसको बहुत जोर देना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मुंबई में बांद्रा में एक ताज लैंडस्टाइन होटल है, वहाँ एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो मैं खाने का शौकीन हूँ और वेजिटेरियन हूँ, वैसे शाकाहारी हूँ, पर मैं रोज अभी पहले ज़्यादा खाता था, अब कम खाता हूँ, पर खाने का बड़ा शौकीन हूँ। तो अलग अलग जगह फुटपाथ पर खाने के मुझे बड़ा शौक है। मुंबई में तो मैं 300-400 दुकान ऐसे कि जाता था। अभी भी कभी रात को, अभी Z+ में हूँ तो 50 पुलिस वाले चलते हैं और रात को सबको छोड़ के मैं जाते कर कहीं ना कहीं खाने के लिए चले जाता हूँ। तो मैं उस हॉट रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो वहाँ का एक डेविड करके शेफ था, उसको मैंने बुलाया। मैंने डेविड कैसे हो, कहाँ से हो? बोले मैं हांगकांग से हूँ।
बोला जी। कहाँ रहते हो? बोले मैं यही होटल में, मुझे सूट मिला, ऊपर रहता हूँ। बोले तेरा जी। तनख्वाह कितना है डेविड? तो हाँ बोले 15 लाख रुपए महीना। हाँ तो हाँ वो जो सब्जियां इधर उधर करता था कैप्सिकम ओनियन का, और बढ़िया टेस्ट बनाता था, उसको 15 लाख रुपए महीना तनख्वाह था। हर चीज का स्पेशलाइजेशन होता है। तो जी। युवा लोगों को ये है कि जो ये जो तांत्रिक शिक्षण है, हुनर है, वो जी हासिल जी करने में बहुत फायदा होता है। अभी मैं जी जी गोबर से हमने पेंट बनाने का काम शुरू किया है, और जी ये पेंट मेरा इच्छा है कि हर देहात में एक फैक्ट्री हो, गाय को 5 रुपए किलो गोबर को भाव मिले, और जी ये पेंट एशियन पेंट और नेरोलैक पेंट जो मार्केट में उससे भी अच्छा है, उसमें जी 8 ऐसे फीचर है जो उनमें नहीं है, और इसकी कीमत आधी है। तो मैं जी हर जी गौशाला वालों को कहता हूँ कि पेंट की फैक्ट्री डालो, और 5 रुपए किलो अगर गोबर का भाव मिलेगा तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये हर किसान को गोबर के ही मिलेंगे, तो देश की इकोनॉमी बदलेगी। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, मैं अभी आपके पहले मैंने भाषण में कहा, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज। उसी में स्किल डेवलपमेंट, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा, मैनेजमेंट की शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे बच्चों को देना चाहिए। और देखो, मैं जब मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुम जल्दी बैंक में नौकरी करो, जी तो मैंने माँ को कहा कि मैं बैंक में नौकरी नहीं करूँगा। फिर मेरी दोनों बड़ी बहनें, मेरे दोनों जीजाजी बड़े साइंटिस्ट थे, एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में थे और एक पेपर मिल के एमडी थे। तो मेरी बहनें मेरे पीछे लगी कि वो नौकरी करने के सिवा कुछ मानते नहीं थे। तो मुझे कहने लगे तुम कम से कम लॉ हुए हो तो पार्टी बोर्ड लगाओ। तो मैंने कहा ये बोर्ड लगाने से क्या होगा? बोले तुम्हारी शादी होगी नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि तुम नौकरी करो नहीं तो बोर्ड लगाओ वकील का। तो मैंने माँ को और बहनों को कहा कि मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। अब मैं तो कोई अभी उद्योगपति नहीं हूँ, मैं तो सोशल एंटरप्रेनर हूँ। कभी आप नागपुर आइए, विदर्भ में मैं ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में काम करता हूँ, और मैंने किसानों के भलाई के लिए अपना जीवन दिया है। तो अब मैं मेरे अनेक प्रोजेक्ट में काम करता हूँ जो सोशल है, वो 1300 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं, 15,000 लोगों को रोजगार मिला है, और 900 करोड़ रुपए का उनके ऊपर कर्जा है, और अच्छे तरीके से चल रहा है। और यही काम मैं अपने मिशन के रूप में करना चाहता हूँ। वनवासी, मैं 1100 एकल विद्यालय चलाता हूँ। तो आज मैं पूछता हूँ कि मैं अब मेरे दोनों बच्चे कुछ बाकी बिजनेस करते हैं, तो उनके पास 350 इंजीनियर हाथ में काम करते हैं, 5 चार्टर अकाउंटेंट काम करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ अदर डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट, बट वी डोंट हैव इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और आप जो पत्रकार है, आप ऐसे एंटरप्रेन्योर के अगर अच्छे न्यूज़ आइटम तैयार करोगे, वो पढ़ेंगे लोग कि ये जीरो से कैसे हीरो बना, तो फिर बहुत लोग ऐसे आएंगे, इंस्पायर्ड और मोटिवेट होंगे, और वो उद्योग व्यवसाय में जाएंगे, अपने हुनर को विकसित करेंगे। इसका एक इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। हम सब लोग मिलकर, अब सरकार भी कोशिश कर रही है, मोदी जी भी कहते हैं, हम सब भी कह रहे हैं, अगर हमारे प्रयासों से हो जाएगा तो निश्चित रूप से बड़ा बदल होगा। आप भी इसको एक्सेलरेट करिए, सपोर्ट करिए, और एक दिन इससे देश की प्रगति होगी, ग्लोबल इकोनॉमी होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, और देश की गरीबी दूर हो जाएगी। जरूर करेंगे। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा प्रश्न पूछने के लिए मैं श्री राजेंद्र दुबे जी को कहूंगा कि संक्षेप में, जो वाराणसी के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, संक्षेप में अपना सवाल पूछें माननीय मंत्री जी। आदरणीय गडकरी जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके पिछले 70 वर्षों में जो काम देश में नहीं हुआ आपने किया, वो स्तुत्य है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपकी सोच में आप सबको मिलना। 40 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, इसलिए यह कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि आज आपने जितनी बातें कही हैं, कम से कम मैं 100% उन बातों से सहमत हूँ। एक सवाल बस छोटा सा, वो ये कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर मेरा सवाल बहुत छोटा है, थोड़ा कठिन है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और निसंदेह पूर्वांचल में ही नहीं, बनारस में भी बहुत काम हुआ है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ
कि जो विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी की सकड़ी गलियां, जहां आवागमन सुविधाजनक हो सके, सीवर की व्यवस्था अच्छी हो सके, पेयजल की लाइनें जो फट जाती हैं ठीक से बन सके और वहां पर लोगों का आवागमन सुगम हो सके, इसके लिए क्या कोई योजना हो सकती है या है तो कृपया बताने की और करने की लिए धन्यवाद। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र, आप नागपुर कभी आइए, मैं पुराने नागपुर में रहता हूँ, बनारस जैसी बस्तियाँ हैं। मैंने 4-4 लेन के अब रोड बना रहा हूँ और पूरे तुड़वा दी बिल्डिंग है मैंने, और तोड़कर बड़े बड़े रोड बना रहा हूँ। आप क्या, जैसे काशी मंदिर के जाने का रोड बड़ा बन रहा है, तो इसके लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए और लोगों का सहयोग भी चाहिए। योजनाएं है, पर ये काम जो होता है ये नगर विकास अर्बन मिनिस्ट्री में आपके जो महानगर परिषद है उनके इनिशिएटिव, वाराणसी की डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूडी मिनिस्ट्री के पास है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी मैं जब हाईवे बना रहा हूँ तो पुराने हाईवे रोड से जाते थे नीचे से, आपको मुझे मालूम नहीं, पर वाराणसी में मैं आया था तो जो एयरपोर्ट से रोड आता है उससे बीच में, देखो मैं आया था, मुझे एरिया मालूम नहीं, एक रोड बहुत बीच में से जाता था जिसमें अतिक्रमण हुआ था। तो मैंने कहा था इसको कि NHI बना दो और मैं अपने पैसे से प्रधानमंत्री के इसमें ये रोड पूरा अच्छा कर दूंगा। वो उस समय मैं आया था वाराणसी में, शायद मोदी जी ने फॉर्म भरा था, तब वो कलेक्टर ऑफिस में फॉर्म भरने के लिए आया था, तो मैंने वो रोड से गया था मैं, तो रोड को मैंने कहा था कि बड़ा बनाओ, तो मुझे अनुमति चाहिए थी राज्य सरकार की वो रोड के लिए। तो मैंने अभी इस पूरे देश में शहर के बीच में जितने NH जाते हैं ऐसे 500-700 प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और मैं अच्छे रोड बना रहा हूँ, क्योंकि उतना ही मेरा मैंडेट है, मैं NH पे ही काम कर सकता हूँ। तो हर गांव में NH जो अंदर से ज़्यादा पुराना उसको मैं 4 लेन कर रहा हूँ, 2 लेन कर रहा हूँ, पर लैंड एक्विजिशन और जो बिल्डिंगें गिरानी पड़ेगी तो वो कॉम्पनसेशन सरकार ने देना चाहिए, बाकी काम मैं करूँगा। तो इसमें मैं करो, पर वो NH होना चाहिए। तो मुझे लगता है आप राजनीतिक नेता अलग अलग डिपार्टमेंट को कहते रहिए, निश्चित रूप से हमारा शहर सुंदर स्वच्छ हो, हमारा शहर प्रगति और विकास की ओर आगे जाए, लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। जैसे अभी मेरे शहर में मैं स्वच्छ सुंदर नागपुर, प्रदूषण मुक्त नागपुर और विकास नागपुर, तो 1 लाख लड़कों को मैं 5 साल में रोजगार दूंगा। तो मैंने अभी तक 56,000 लोगों को दिया है। फिर मैंने तय किया कि मैं नागपुर को सुंदर बनाऊंगा, तो मैं 130 मैंने खेलने के स्टेडियम बनाया अभी, जिसका उद्घाटन मैं कर रहा हूँ, और वहाँ बच्चे, और क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, उसमें करीब 55,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 10 लाख लोगों ने देखा। फिर मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ जिसमें बड़े बड़े कलाकार आए हैं, हेमा मालिनी से लेकर श्री श्री रविशंकर जी, 7-8 साल की, इस साल कोविड के कारण नहीं कर पाए, उसमें भी 10-15 लोग देखते हैं। फिर मैंने एक ऑडिटोरियम बनाया है, वो ऑडिटोरियम में 2,500 लोग बैठते हैं। अब उसको मैंने मल्टीप्लेक्स का एक बड़ा स्क्रीन लगाया और 2 घंटे की फिल्म बना रहा हूँ इसराइल के खेती पर, और किसान सामने बैठेंगे वो फिल्म देखेंगे। फिर मैंने गोबर से पेंट बनाने की फिल्म है, उसका ट्रेनिंग उसमें दूंगा, एक बार 2,500 लोग एक समय लेंगे। फिर आपको हमारी जो गिर जात है की गाय है, इसका जो बुल था ब्राज़ील में, उसकी ब्राज़ील में जो गाय थी उससे जो बुल हुआ उसका टोरंटो कुछ तो भी नाम था, ओरेंटो, उसका सीमेंस लाकर हमने नागपुर और विदर्भ में हमारे गाय को दिया। तो उससे जो 2 लीटर के गाय को दिया तो उसकी गोरी जो होगी वो 25 लीटर की होगी। फिर मैंने उसका गर्भ बदलने के लिए भी नागपुर में 10 करोड़ की लेबॉर्ट्री शुरू की। तो ये पूरा मैं ये बड़े स्क्रीन पर किसानों को दिखाकर ट्रेनिंग करने का काम करता हूँ। तो मेरा कहना क्या है कि अब इस प्रकार की छोटी मोटी सर्वांगीण उन्नति और विकास के नए नए इनिशिएटिव लेने के लिए आप राजनीतिक नेताओं को प्रेरित भी करिए, विधायकों को, नगर सेवकों को, मेयर को, और धीरे धीरे अगर इसका अच्छा माहौल बना और पब्लिक का दबाव आएगा तो ये बदलेगा। अभी मैं गंगा पर वाराणसी में और एक ब्रिज बना रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अब जलमार्ग बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वाराणसी से प्रयागराज ये वाटर ट्रांसपोर्ट चालू हो जाए, फिर गाजीपुर से लेकर कलकत्ता तक टूरिज़्म, क्रूज टूरिज़्म शुरू हो जाए। इतना भयंकर पोटेंशियल है, पर लोग सामने नहीं आते। अब वहाँ का आलू और आम, अब वाराणसी का आलू और आम आप चाइना नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया तक बेच सकोगे। यहाँ इतना ही नहीं तो आपके यहाँ की कोई मटेरियल जो कर एक्सपोर्ट करना है तो आप इलाहाबाद तक भेज सकते हैं। अब बार्ज लोगों ने लेने चाहिए, शिप लेने चाहिए, और उसके इंजन को भी मैं कोयले से बनाए हुए मिथेनॉल पर या LNG पर ले आना चाहता हूँ।
आपकी जो परेली होती है राइस से निकलता है ना वेस्ट, उससे बायो सीएनजी बनाकर मैं ट्रक बसेस चल सकती है। पर ये अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना और अच्छा प्लानिंग करना, अर्बन का प्रदूषण को मुक्ति देना। आपको ताज्जुब होगा, मैं अपने शहर में टॉयलेट का जो पानी होता है, जो सीवेज वाटर है नागपुर शहर का, वो 7 साल पहले मैंने तय किया और हम वो बेचते हैं, जिससे हमें 325 करोड़ रुपए टॉयलेट का पानी बेचकर मिल रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन के लिए बेचते हैं। तो नो वन इज बेस्ट। तो ये नई नई कल्पनाएं लोगों तक पहुंचाना, लोगों को प्रेरित करना, नहीं करते होंगे तो उनके ऊपर प्रेशर लाना, वो नहीं कर रहे करके अखबार में आवाज़ उठाना। तो ये सब बातों से धीरे धीरे माहौल बदलेगा और निश्चित रूप से अच्छा काम होते रहेगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेकंड लास्ट सवाल के लिए अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री राजीव झा जी, जिनकी कुछ दिनों पूर्व आपसे केन्या में मुलाकात की हुई थी 2 दिनों के लिए, श्री राजीव झा जी अपना चौथा सवाल हमारे इस कार्यक्रम का पूछें। श्री राजीव झा। सबसे पहले मंत्री जी को, आदरणीय मंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ग्रीन मीडिया फाउंडेशन का एक साधारण सा सदस्य हूँ और ग्रीन मीडिया फाउंडेशन पत्रकारिता क्षेत्र में कुछ आयाम लेकर है कि हमें पत्रकारिता क्षेत्र में कुछ अच्छे अच्छे काम करने हैं। उसके तहत अभी आपने कुछ दिन पहले रोजगार की बातें की कि क्या जरूरी है पत्रकार को बेसिक नीड क्या, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो क्या पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार उत्कर्ष करने के लिए हमारे संस्थाओं के बीच या समाज के बीच, सरकार के बीच में कोई ऐसा प्लान किया जा सकता है जिससे कि हम रोजगार उत्सर्जित कर सकें? इसमें हम सिर्फ ऐड कर दें सर कि जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया गया, निकाल दिया गया और कोई शिक्षा के मानदंड नहीं है। बेचारे सड़क पे आते हैं तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। रोजी रोटी का सवाल, जो आपने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान होना चाहिए। हमारे पीटीआई में 297 नियमित लोगों को भी नोटिस निकाल दिया गया, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो ऐसे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या सोचा है? देखिए, योजनाएं अनेक है, काम क्या करना ये आपको तय करना है। बैंकों का लोन लेना, नहीं लेना, योजना क्या करना, क्या नहीं करना। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ जो आपसे रिलेटेड है। मेरे पहचान के मेरे अच्छे मित्र अशोक वानखेड़े करके एबीपी पर आते हैं, पत्रकार है, ज्येष्ठ। उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की है उन्होंने, और एक लोकमत के पत्रकार है, दोनों ने। आजकल रोजगार गया और वो वेबसाइट को अच्छे लोग देखते हैं और उसके एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू से उनको पैसा मिलता है। तो आप भी अलग अलग प्रकार की अपनी वेबसाइट खोलकर लोगों को प्रोग्राम देकर, जानकारियाँ देकर, आप अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपका उद्योग व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। अब ये कैसे बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना, नए उपक्रमों को कैसे शुरू करना, कम पैसे में कैसा करना, उसको कमर्शियली सक्सेसफुल कैसे करना, ये सब बातें हैं ही। पर पत्रकारिता संभालते संभालते अब टेक्नोलॉजी बदल रही है। अभी धीरे धीरे अखबार जो होती है इसकी कीमत कम हो जाएगी और अब 2-3 साल में ऐसी स्थिति है कि अखबार फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा, क्योंकि अखबार केवल एडवर्टाइजमेंट पे चलेगा। तो मुझे लगता है कि आप इस समय निश्चित रूप से ये नए टेक्नोलॉजी को लेकर आपके नॉलेज और अनुभव का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप जरूर तय करिए। जब ये पूरी टेक्नोलॉजी और नॉलेज की जानकारी मिलेगी तो आपका मार्ग आपको ही मिलेगा, यही मेरा विश्वास है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी दी गई अनुमति के अनुसार आज 5वां सवाल पूछने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री रितेश श्रीवास्तव अंशु जी हैं। रितेश, अपना सवाल पूछे संक्षेप में। माननीय मंत्री जी को नमस्कार। मंत्री जी, मैं आपसे पत्रकारिता में जुड़े हुए से बराबर हमको इधर उधर ट्रेवल करना पड़ता, तो अक्सर हमें जैसे रांची जाना होता है, उसके लिए हवाई मार्ग कोई नहीं, और जीटी रोड का जो है अभी तक काम कब तक कंप्लीट हो, इसके बारे में थोड़ा सा आपको अभी मैंने आपका कार्यक्रम के पहले झारखंड के मुख्यमंत्री और मैंने बड़ा कार्यक्रम झारखंड का किया और उसी में मैंने वाराणसी से रांची तक के रोड के बारे में भी घोषणा की है और यह पूरा अच्छा रोड बनेगा। और ऑलरेडी ये आप 1 घंटे के पहले यूट्यूब पर चले जाइए, मेरे भाषण में मैंने उसका उल्लेख किया है। ये रोड के लिए भी हमने लिया है, कुछ पार्ट हुआ है, कुछ DPR बन रहे और ये रोड अच्छा बन जाएगा। 1-2 साल, 1.5-2 साल के अंदर पूरा काम हो जाएगा। एक हवाई मार्ग के लिए आपका चाहिए था, हवाई मार्ग आज लेट है।
देखो हवाई मार्ग तो आजकल सब प्राइवेटाइज हुआ है। अगर ट्रैफिक होगा तो कोई प्राइवेट एयरलाइन शुरू करेगी, तो उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री नहीं हूँ। पर वाराणसी से कोई एंटरप्रेनर अगर तैयार होंगे कि वाराणसी से सी प्लेन में उड़ेंगे गंगा से और रांची में कोई तालाब में उतर जाएंगे, तो ये सर्विस शुरू करो। 18 करोड़ का 18 सीटर प्लेन 16 करोड़ का आता है और ट्रैफिक मिल जाएगा। 18 लोग दिन भर चलते रहेंगे। तो अब ये इसमें कोई नए लोग आते तो ये होगा। इसमें अब बहुत सेक्टर खुल गया है। हमारा 22% ग्रोथ है एविएशन सेक्टर में, और ये पानी वाटर पोर्ट बन जाएंगे, रिवर पोर्ट बन जाएंगे, सी पोर्ट बन जाएंगे, तो वो भी इतना एडिशन हो जाएगा। हर तालाब में अगर उतरते जाएंगे तो मुझे लगता है ये रिवोल्यूशन होगा और जल्दी होना चाहिए। मैंने इसके लिए बहुत काम भी किया था, प्रयास भी करता हूँ। कुछ डिपार्टमेंट मेरे पास अभी नहीं है, पर अभी सब तैयारी करके रखा है। जल्दी ही इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, पर इसको इन्वेस्टमेंट करने वाला और शुरू करने वाले लोग भी आगे आने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी। लेकिन आपको विदा लेने की अनुमति देने के पूर्व ये जानना चाहते हैं कि मुंबई के कार्यक्रम में आपने एक बात कही थी बड़े अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से, कि जो भी आप बड़ा काम करने जाते हैं उसमें जो व्यवधान आते हैं, जैसे हम लोग अपने जीवन में कोई बड़ा काम करते हैं तो तरह तरह की समस्याएं आती हैं। कभी कोई कोर्ट से चला जाता है, विरोध करने, कोई धरना प्रदर्शन करने लगता है। आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, खासतौर से मुंबई में सी लिफ्ट पे आपने उदाहरण दिया था, व्यवधान आते हैं। उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण में आपको कितने व्यवधान झेलने पड़े। ऐसी परिस्थितियों को झेलते समय या उनको सामना करते समय आपको क्या तकलीफ, आप निरुत्साहित नहीं होते हैं, ये बता करके हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप पंडित जी है, और कोई भी शुभ कार्य में पहले बुरे ग्रहों की पूजा करते ना आप। देखिए सर, इट इज़ ए पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द लाइफ। चलते रहना चाहिए। जो आएंगे, अटल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो आएंगे उनके साथ, नहीं आएंगे उनके बिना, और जो विरोध करेंगे उसके बावजूद हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। चलते प्रॉब्लम्स आते हैं, निपटते जाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम को निपटाना यही तो लीडरशिप की टेस्ट है। आपकी लीडरशिप कितनी दमदार है, इसका मतलब आप कितने संकटों को झेल सकते हैं, कितनी समस्याओं पर मात कर सकते हैं, यही तो आपकी टेस्ट है। तो समझ लेना कि यह अपने को टेस्ट है। माँ बाप, सरकार, जनता है सब। तो चलो, जनता को जो भी कोई अच्छे भी लोग होते हैं, कोई विरोध भी करते हैं, कोई कोर्ट में जाते हैं, कोई अडंगे भी पैदा करते हैं, चलते रहता है। हमने चलते रहना चाहिए। पर एक बात जरूर करिए कि अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट करिए। हमारे यहाँ सरकार में कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सज़ा नहीं मिलती। आखिर में आपसे इतना अनुरोध करूँगा कि अच्छा काम करने वाला कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी हो, अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट करिए। और समाज में बुरा काम करने वाला होगा उसका विरोध करिए, उसका समर्थन कभी मत करिए। ये चीज़ अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में उसका पालन करेगा तो धीरे धीरे अच्छा ही होगी, और ये अड़ंगे पैदा करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। पर कोई तो भी आदमी एक PIL डालता है तो अखबार वाले भी उसको 6 कॉलम की न्यूज़ छापते हैं कि इसने उसको स्टे देने के लिए कोर्ट में केस डाली, तो उसको पब्लिसिटी फुकट में मिलती है, इसलिए लोग और विरोध करते हैं। तुम ये अच्छे कामों को विरोध करने वालों का थोड़ा बायकॉट करिए, उनकी न्यूज़ 2 वाक्य की छापी है, देखो ये फिर से करना बंद कर देंगे। तो आप सबकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अच्छे काम करने वालों को, आइदर दे बिलोंग टू एनी कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन एंड लैंग्वेज, अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट और गलत काम करने वालों को एटलीस्ट इनकरेज नहीं करना, सपोर्ट नहीं करना। इतना भी हुआ तो भी देश काफ़ी कुछ बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।